स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। किस तरह से जो मॉडर्न नेशनलिज्म है इंडिया में उसकी ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन कारण जो नेशनलिज्म है उनकी ग्रोथ हुई है इंडिया में। तो मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो ब्रिटिश राज या ब्रिटिश रूल जो भी चेंजेस ला रहे थे, जैसे वो नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहे थे, नए अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे थे, जो भी रिसोर्सेज वो ला रहे थे, उनके कारण या बोल सकते हैं उनके रिस्पॉन्स के रूप में इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडियन नेशनलिज्म ग्रू पार्टली एज द रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज एंड पार्टली एज अ रिएक्शन टू कॉलोनियल पॉलिसीज। मतलब इंडियन नेशनलिज्म आधा तो इस कारण ग्रोथ हुआ क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा इंडियंस के अगेंस्ट थी, और पार्टली जो इंडियंस का रिएक्शन होता है उन कॉलोनियल पॉलिसीज़ के लिए। इन दो कारणों से इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ मानी जाती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत सारे और कारण भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में उस वक्त नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है उसकी ग्रोथ हो रही थी। साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे नए आइडियाज़ इनिशिएट हो रहे थे, जैसे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इंडियन रेनेसांस की वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो इंडिया में बढ़ा है। और जो मॉडर्नाइजेशन की टेक्निक्स या फिर जो भी मॉडर्नाइजेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में लाया गया, हालांकि वो उनके अपने फेवर में उन्होंने मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की, लेकिन उससे जो नेशनलिज्म की भावना है भारतीयों में वो पनपने लगी। और ब्रिटिशर्स की जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज़ थी उसके स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के रूप में भी आप बोल सकते हो कि इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई है। अब हम कुछ फैक्टर्स पॉइंट वाइज देखेंगे जिन कारण हम देखते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म या मॉडर्न नेशनलिज्म जो है वो इंडिया में ग्रोथ की उसने। जैसे फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। यहाँ से लोगों को पता लगने लगा था कि जो इंडियंस की इंटरेस्ट हैं और जो कॉलोनियल इंटरेस्ट हैं वो दोनों अलग पहलू हैं। और इंडियंस को समझने आने लगा था कि जो इंडिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसका कारण जो है ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ हैं, मतलब कॉलोनियल रूल उसका कारण है। और उन्होंने ये भी जान लिया था कि जो इंडियंस के इंटरेस्ट हैं और जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट हैं वो दोनों अलग अलग हैं। अगर हम इंडियंस की इंटरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर सारे सेक्शंस और क्लासेस का इंटरेस्ट आएगा, जैसे पीजेंट्स हो गए, हमारे आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्टमैन, वर्कर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेटेड एंड कैपिटलिस्ट। इन सब की अगर इंटरेस्ट की बात करें तो वही हम लोग कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया का इंटरेस्ट है। और इसके अपोजिट में ब्रिटिशर्स की इंटरेस्ट अलग थे, और जहाँ से दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस आने लगी, और इसी कारण से मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन के कारण और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन के कारण जो है नेशनलिज्म इंडिया में बढ़ा है। कैसे? अब देखिए, जो ब्रिटिश रूल था वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिमालयाज़ में नॉर्थ से लेकर साउथ में केप कैमोरिन तक फैला था, और ईस्ट में आसाम से लेकर वेस्ट में खैबर पास तक फैला था। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है वो कभी ऐसे बड़े सिंगल रूल में नहीं रहा है मौर्यंस के टाइम भी, मुगल्स के टाइम भी, पर जो ब्रिटिशर्स का एरिया था, जो लार्जेस्ट स्टेट ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की थी वो मौर्यंस और मुगल्स से भी बड़ी थी। अब यहाँ पर कुछ जो इंडियन प्रोविंसेस थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल में थे। तो इस तरह से ही इन सबको मिलाकर, जैसे इंडियन प्रोविंसेस जो ब्रिटिश रूल के डायरेक्ट कंट्रोल में थे और प्रिंसली स्टेट्स जो इनडायरेक्ट ब्रिटिश रूल में थे, इन सबको मिलाकर ही जो कॉलोनियल रूल का है इतना बड़ा एरिया उन्होंने अपने अंडर किया था। ब्रिटिश वर्ड इम्पोज पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया। अब इन्हीं ब्रिटिशर्स के कारण क्या आता है, इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी आती है। अब पॉलिटिकल यूनिटी के अगर हम कारण देखें तो वो थे कि प्रोफेशनल सिविल सर्विस इनिशिएट की गई थी इनके द्वारा, यूनिफाइड जुडिशरी, कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। ये इन्होंने इंडिया के पूरे जो एरिया था थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, इन्होंने ये सब चीज़ें यूज़ में लाई थी, जिसके कारण जो है पॉलिटिकल यूनिटी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखी जा सकती थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स की अपनी नेसेसिटीज़ थी कुछ, जैसे कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन्होंने, और मिलिट्री डिफेंस के लिए अपने, और वो चाहते थे कि वो इकोनॉमिकली पूरी कंट्री में पेनिट्रेट करें और कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन कर सकें, इसलिए उन्होंने कुछ डेवलपमेंट भी किए थे, जैसे कि मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के द्वारा लाए गए थे, रेलवेज हो गए, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ एक्सेट्रा। और अगर हम लोग देखें नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो उनका यूनिफिकेशन का प्रोसेस था उसके टू फोल्ड इफेक्ट थे। अब इस यूनिफिकेशन के कारण क्या हो गया था, जो लोगों का इकोनॉमिक फिट है वो डिफरेंट रीजन्स का अब एक साथ जुड़ गया था, लिंक हो गया था टुगेदर। अगर एक जगह पर एक रीजन में क्रॉप्स फेल हो जाती थी तो उस रीजन में क्रॉप फेलियर का जो इफेक्ट है वो हम लोग दूसरे रीजन के प्राइस और सप्लाई पर देख सकते थे, अब इसी यूनिफिकेशन के कारण। साथ ही जो मॉडर्न मीन्स थे ट्रांसपोर्ट के, कम्युनिकेशन के, उन्होंने लोगों को, स्पेशली लीडर्स को, डिफरेंट रीजन्स के जो लीडर्स थे उनको पास ला दिया था, उनको इकट्ठा एकजुट कर दिया था। और जो पॉलिटिकल आइडियाज़ का एक्सचेंज स्टार्ट हो गया था, और मोबिलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये भी एक तरह से आसान हो चुका था, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे हो चाहे इकोनॉमिक इश्यूज़ पे हो। नेक्स्ट है वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। तो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन ने किस तरह से नेशनलिज्म की भावना को उदय किया, तो जैसे ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाते हैं,
इंडिया में मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाते हैं अपने बेनिफिट के लिए हालांकि, तो उससे क्या होता है कि जो मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं लोगों के बीच, और इसके कारण क्या होता है जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग है उसको नई डायरेक्शन मिल जाती है। हालांकि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था, ये इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये शुरू किया गया था रूलर्स के द्वारा, कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, ताकि वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। पर इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो जाता है कि जो लिबरल और रेडिकल थॉट हैं यूरोपियन राइटर के, जैसे इनमें प्रमुख नाम आता है मिल्टन का, शैले का, जॉन स्टुअर्ट मिल का, रूसो का, पेने का, स्पेंसर का, वोल्टेयर का, इन सब के जो मॉडर्न लिबरल और रेडिकल थॉट्स थे इन यूरोपियन राइटर्स के, वो अब मॉडर्न रैशनल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट आइडियाज जो हैं वो इंडियंस में भर देते हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये भी नेशनलिस्ट लीडर्स की हेल्प करती है जो कि डिफरेंट रीजन में से थे, ताकि वो अलग अलग लिंग्विस्टिक रीजन में होने के बावजूद इस इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर कर आपस में कम्युनिकेट कर सकें। और जो एजुकेटेड इंडियंस थे या फिर जो शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते थे, वो ज़्यादातर इसमें हायर एजुकेशन के लिए होते थे, वो वहाँ क्या देखते हैं कि किस तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक फ्री कंट्री में कैसे काम करता है, और साथ ही वो देखते हैं कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है एक स्लेव कंट्री का और एक फ्री कंट्री का जो मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, उसमें किस तरह से डिफरेंसेस हैं, क्या क्या हम लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या फ़र्क था। तो वो एक चीज़ नोटिस में आती है उनकी कि हमें तो इवन बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते। और द एवर एक्सपेंडिंग इंग्लिश एजुकेटेड क्लास फ्रॉम द मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, और जो ये इंग्लिश क्लासेस ही थे, इंग्लिश एजुकेटेड क्लासेस ही थे जो क्या बनाते हैं, मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया बनाते हैं, और बाद में यही एक न्यूक्लियस का काम करते हैं। जो न्यूली अराइजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है उसके एक न्यूक्लियस का काम यही मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है जिसमें नेशनलिज्म को ग्रोथ का कारण हम लोग कह सकते हैं वो है रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। The second half of the 19th century saw an unprecedented growth of Indian on English and vernacular newspapers. तो क्या होता है कि जो सेकंड हाफ है 19th सेंचुरी का, उसमें हम देखते हैं कि जो डिफरेंट इंडियन ऑन इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। बेशक जो ब्रिटिशर्स हैं वो उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद हम लोग देख सकते हैं कि इनमें ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है। 1877 की अगर हम बात करें तो उस वक्त 169 न्यूज़पेपर थे जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश होते थे, और उनका सर्कुलेशन आसपास जो थे वो 1 लाख लोगों के आसपास तक हो चुका था। इस प्रेस के जरिए वो क्या करते थे, जो ऑफिशियल पॉलिसीज़ है उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, और एक तरफ वो क्या करते थे, पीपल को अर्ज करते थे ताकि वो इकट्ठे मिलकर इन सब पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस प्रेस के कारण ही जो है, या लिटरेचर के कारण हम बोल सकते हैं, जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं जैसे सेल्फ गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब मॉडर्न आइडियाज़ जो हैं ये स्प्रेड होने लगे। द न्यूज़पेपर, जर्नल्स, पैम्पलेट्स एंड नेशनलिस्ट लिटरेचर हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ अमंग नेशनलिस्ट लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन। और इन्हीं सब ने क्या काम किया कि नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे डिफरेंट रीजन में, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ जो एक दूसरे तक पहुंचाने का काम किया। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट, इसमें हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्चेस की जाती है कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा और कुछ इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा। इनमें यूरोपियन स्कॉलर्स जो हैं उनमें प्रमुख हैं मैक्स म्यूलर, मोनियर विलियम्स, रूथ सेसन। इन यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा कुछ रिसर्चेस की जाती है, और इंडियन स्कॉलर्स जैसे R.G. भंडारकर, R.L. मित्रा और बाद में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी कुछ रिसर्चेस की जाती है, जिनका रिजल्ट ऐसा आता है कि जिससे एक नई पिक्चर क्रिएट हो जाती है इंडिया के पास्ट की। और मतलब जो इनके द्वारा ये नई पिक्चर क्रिएट की गई थी इंडिया के पास्ट की, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे सामने आता था कि इंडिया का जो पास्ट था वो कैसा था, उसमें वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, और एक फ्लोरिशिंग ट्रेड था जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से इंडिया करता था, और इंडिया के पास एक रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट और कल्चर थी, और साथ ही बहुत सारी सिटीज़ थी। और एक थ्योरी लाई जाती है यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो इंडो आर्यंस हैं वो उसी रेस से या उसी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस एथनिक ग्रुप से यूरोपियंस बिलोंग करते हैं। मतलब जो इंडियंस का एथनिक ग्रुप है और यूरोपियंस का जो एथनिक ग्रुप है वो सेम है। इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है एजुकेटेड इंडियंस को, और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो उनमें बढ़ जाता है,
क्योंकि पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो इस तरह कहा करते थे कि जो इंडियंस हैं वो रूल करने के लिए नहीं बने हैं, वो इंडियंस इसीलिए हैं ताकि जो दूसरा कोई आकर उन पर रूल कर सके। तो यहाँ से जब ये नई थ्योरी आती है, यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा ही ये थ्योरी लाई जाती है कि इंडियंस का और यूरोपियंस का एथनिक ग्रुप सेम है, तो उससे क्या होता है, इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो नया सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। और इसी के कारण ही आगे क्या होता है कि और इसी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर आया था, इससे क्या होता है, जो नेशनलिस्ट थे वो कॉलोनियल मिथ को डिमोलिश कर देते हैं, एक तरह से नष्ट कर देते हैं कि इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री है कि वो फॉरेन रूलर्स को ही सर्व करते आ रहे हैं। इस मिथ को, जो कॉलोनियल मिथ थी, इसको नेशनलिस्ट अब क्या करते हैं, डिमोलिश कर देते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस आ चुका था। नेक्स्ट जो रीज़न था मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ का, वो था प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो जैसे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी हो रहे थे, वहाँ से क्या होता है कि जो सोशल इविल्स थे इंडियन सोसाइटी में, जिसने इंडियन सोसाइटी को बांट दिया था, वो रिमूव करने की कोशिश की जाती है। और इससे क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है इन सोशल इविल्स को रिमूव करने का, कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं इंडियन सोसाइटी के वो और पास आ जाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ का। नेक्स्ट फैक्टर है राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया। British administrative and economic innovation gave rise to a new urban middle class in towns। तो ब्रिटिशर्स की जो इनोवेशंस थी, जो भी उनकी नई पॉलिसीज़ थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हों चाहे इकोनॉमिक हों, उससे क्या हो रहा था, एक नई अर्बन मिडिल क्लास जो टाउन में थी वो बढ़ रही थी, पनप रही थी। जी मिडिल क्लास पीपल थे जिनकी ग्रोथ हो रही थी, यही बाद में क्या करते हैं, एक ग्राउंड क्रिएट करते हैं नॉलेज का, आइडियाज़ का, वैल्यूज़ का। हालांकि ये बहुत कम इंडियंस थे, माइनॉरिटी थी इंडियन सोसाइटी में, बट ये क्या थी, एक डायनामिक माइनॉरिटी थी। और इसके कारण जो सेंस है यूनिटी की वो इंडियंस में आती है इन्हीं मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया के कारण, क्योंकि ये लोग सोशल इविल से भी दूर थे, एजुकेटेड भी थे, और ये ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उसको भी समझ पा रहे थे। और जी मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया है, ये एक प्रोमिनेंट क्लास थी, क्योंकि ये क्या, एजुकेशन की वजह से, न्यू पोजीशन की वजह से, और इनके क्लोज टाइज भी थे रूलिंग क्लास के साथ, इसी कारण हम बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंट क्लास थी। और बाद में यही क्लास जो है वो लीडरशिप का जो रोल है वो प्ले करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो कि एक अलग ही स्टेज है ग्रोथ का, जो ये क्लास प्रोवाइड करती है इंडियन नेशनलिज्म को। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो क्या हो रहा था, जिस समय इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी, उस वक्त जो वर्ल्ड में कुछ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स चल रहे थे, बहुत सारे नेशंस का राइज हो रहा था, किनके रूइंस पर, स्पेनिश और पोर्टुगीज़ एम्पायर के रूइंस पर। साउथ अमेरिका में जो स्पेनिश और पोर्टुगीज़ एम्पायर थे ये ख़त्म हो चुके थे, और इनके रूइंस पर जो है बहुत सारे नए नेशंस पनप रहे थे। और जो ग्रीस और इटली के लिबरेशन मूवमेंट थे, आज़ादी के मूवमेंट थे, और आयरलैंड के भी हम लोग बोल सकते हैं, उससे भी जो नेशनलिस्ट रैंक्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे, और मॉडर्नाइजेशन का, नेशनलिज्म का, रैशनल थिंकिंग का जो है एक तरह से ग्रोथ हम इसमें देख सकते हैं इन कारणों से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिएक्शनरी पॉलिसीज़ एंड रेशियल एरोगेंस ऑफ रूलर्स। तो जो रूलर्स की, मतलब कॉलोनियल रूल की
रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी और रेशियल एरोगेंस था। उस कारण भी हम बहुत हद तक देख सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई है। तो रेशियल मिथ थी जो वाइट सुपीरियरिटी की, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाई जाती थी। वो कहते थे कि हम लोग वाइट्स हैं और वाइट्स जो हैं वो सुपीरियर होते हैं। और इस वाइट सुपीरियरिटी के साथ वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे इंडियन से, सेग्रीगेशन करते थे सोसाइटी में। और इससे जो इंडियंस थे वो बहुत ही डीपली हर्ट होते थे। बाद में क्या होता है कि जैसे लिटन्स की जो गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे लॉर्ड लिटन, उनकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, जिसमें वो क्या करते हैं एक पॉलिसी में कि वो जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज लिमिट है एग्ज़ाम की, उसको रिड्यूस करते हैं 21 ईयर्स से 19 ईयर्स उसे कर देते हैं। कब? 1876 में। उस कारण क्या हो रहा था, इंडियंस के लिए जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है ये और भी टफ हो गया था, क्योंकि अब एक 19 ईयर ओल्ड जो है वही इस एग्ज़ाम को दे सकता था। मतलब 19 ईयर के बाद आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते थे, ये मैक्सिमम एज लिमिट थी। और 19 ईयर तक जो इस एग्ज़ाम को देते थे उनके मेंटल लेवल को कंपेयर किया जाता था यूरोपियंस के साथ। द ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑफ 1877, जो बाद में ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है लॉर्ड लिटन के द्वारा 1877 में, वो उस समय ऑर्गेनाइज किया जाता है जब इंडिया में एक सब फेमाइन के दौर से हमारी कंट्री गुजर रही थी। फिर बाद में लिटन के द्वारा यहाँ पर भी नहीं रुका गया और एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में, जिससे न्यूज़पेपर्स पर बैन लगाया गया था। जो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स थे उन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी। इनके द्वारा आर्म्स एक्ट भी लाया गया 1878 में, जिसके कारण इनके अगेंस्ट जो है अपोजिशन की एक लहर दौड़ पड़ी थी। देन केम द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, और इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी आती है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में। जो लॉर्ड रिपन थे उनके द्वारा क्या किया गया था कि एक जुडिशियल रिफॉर्म लाया गया था, जिसमें क्या इनके द्वारा क्या एक प्रावधान किया गया था कि जो इंडियंस हैं वो भी ब्रिटिशर्स के जो भी केसेस होंगे उसकी सुनवाई कर सकते हैं, इंडियन जजेस भी। लेकिन इस जो बिल का बहुत विरोध होता है, रिपन के इस बिल का बहुत विरोध होता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, इस जो बिल है इसे एबोलिश किया जाता है, जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेशियल डिस्टिंक्शन, and to give the Indian members of a covenanted civil service the same power and rights as those enjoyed by the European colleagues. Ripon had to modify the bill, thus amongst defeating the original purpose because of the stiff opposition from the European community. तो हालांकि यह बिल रिपन के द्वारा इंडियन के फेवर में लाया गया था। उसमें कहा गया था कि इंडियन जजेस भी ब्रिटिशर्स के केसेस को की सुनवाई कर सकते हैं, और जो इंडियंस हैं उनको सिविल सर्विस में एक ब्रिटिशर के द्वारा ही पोजीशन, इक्वल ही पोजीशन दी जाए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिशर है, दोनों की सिविल सर्विस में इक्वल पोजीशन हो, सेम पावर हो, राइट्स हो। लेकिन इसका बहुत विरोध किया जाता है, जिस कारण क्या होता है, इस बिल का जो ओरिजिनल पर्पस है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यूरोपियंस ने इसके विरुद्ध बहुत विद्रोह किया था, जिस कारण क्या होता है, ये बिल एक तरह से इसके जो भी पर्पस थे वो डिमोलिश हो जाते हैं। इट बिकेम टू द नेशनलिस्ट दैट जस्टिस एंड फेयर प्ले कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड वेयर इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी वर इन्वॉल्व। इससे इंडियंस को ये तो पता चल ही जाता है कि जस्टिस और फेयर प्ले की कोई जगह नहीं है। जहाँ पर इनके यूरोपियंस की इंटरेस्ट की बात होगी वहाँ पर वो कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी समझ लिया था कि जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज एगिटेशन किया गया था यूरोपियंस के द्वारा इल्बर्ट बिल के विरुद्ध, तो उसी तरह से इंडियंस भी अगर कोई एगिटेशन करेंगे ब्रिटिशर्स के विरुद्ध तो उनकी भी कुछ राइट्स या कुछ डिमांड जो है वो ब्रिटिशर्स क्या पता सुन लें। तो ये सब कारण थे जो जिनके कारण
इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है।